तो इस वीडियो में आप जानेंगे पदार्थ में परिवर्तन। यह क्लास 6 के अध्याय 6 में दिया हुआ है, पदार्थ में परिवर्तन। तो अध्याय 4 में आप 4 में पढ़ चुके हैं पदार्थों के बारे में कि पदार्थों से वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे हमारे घर में यदि कोई गाड़ी है, बाइक, तो गाड़ी में लोहा लगा होता है, लोहा प्लास्टिक लगा होता है उसमें। इसके बाद कांच भी लगा होता है, कांच का आईना होता है। इसके बाद तांबा का तार भी होता है उसमें। तो इस प्रकार से ये गाड़ी जो हो गया, यह वस्तु हो गया, और ये जो लोहा प्लास्टिक कांच एल्युमिनियम ये सब हो गए, ये पदार्थ हो गए। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं अध्याय 4 में। अध्याय 5 में पदार्थों का पृथक्करण, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ एक ही में मिले हुए हैं तो उसको किस प्रकार से अलग करना है, इसके बारे में अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं। और अध्याय 6 में आपको पढ़ना है पदार्थों में होने वाले जो परिवर्तन है वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो धरती पर पूरे ब्रह्मांड में ये कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं, समय के साथ उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, उसे ही कहा जाता है पदार्थों में परिवर्तन। तो चूँकि पदार्थों में जो परिवर्तन होता है उसको रोका तो नहीं जा सकता है हमेशा के लिए, लेकिन कुछ टाइम तक उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे समय के साथ साथ लोहे में जंग लगता है, लोहे में जंग लगता है समय के साथ साथ। तो लोहे में जंग लगता है, यदि हम समझ पाएंगे कि लोहे में जंग किसके कारण लगता है, तो कुछ हद तक लोहे के जंग लगने से बचाया जा सकता है। जैसे लोहे में जंग यदि इस पे पानी पड़ जाए या हवा में जो वाष्प होता है उस लोहे पे पड़ जाए तो इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मानवों ने एक उपाय ढूंढ निकाला है कि लोहे को पेंट कर देते हैं। जैसे दरवाजे को, आपके घरों में दरवाजे लगा होता है तो उसे पेंट किया जाता है, उसको जंग से बचाने के लिए किया जाता है। तो जंग लगना भी एक प्रकार का पदार्थ में परिवर्तन कहलाता है। तो डिटेल से जानेंगे पदार्थों में परिवर्तन कैसे होता है, कौन कौन से होते हैं। तो पदार्थ के परिवर्तन में मुख्य रूप से यहाँ पर हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना है इस चैप्टर में। लेकिन कभी कभी वांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन के बारे में भी पूछा जाता है। यह जानकारी होना जरूरी है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, उसके बाद उसको जानेंगे। तो तीव्र परिवर्तन नाम से ही पता चलता है कि तीव्र का मतलब होता है तेजी से। तो जो अगर पदार्थों में तेजी से अगर बदलाव आता है तो उसे तीव्र परिवर्तन कहा जाता है। जैसे अगर कांच का गिलास है और छोड़ देंगे तो नीचे गिरकर टूट जाएगा, तो इसे तीव्र परिवर्तन कहा जाता है, एकदम जल्दी टूटता है। बल्ब का जलना, बल्ब अचानक बिजली आएगा और जल जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा जलने में। ठीक उसी प्रकार से माचिस के तिल्ली जब हम जलाते हैं तो वह भी जल्दी से जल जाता है। यह तीव्र परिवर्तन के अंतर्गत आता है। मंद परिवर्तन उसे कहा जाता है जिस परिवर्तन को होने में समय लगता है, घंटों, कई दिन, कई महीना, कई वर्ष भी लग जाता है, तो सबको मंद परिवर्तन के अंतर्गत रखा जाता है। तीव्र परिवर्तन में सेकंडों का समय लगता है। तो मंद परिवर्तन जैसे नाखून और बालों का बढ़ना, तो नाखून और बाल जो होते हैं बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो ये मंद परिवर्तन में आते हैं। दूध से दही बनना, एक रात का समय लग जाता है। इसके बाद पौधे का बढ़ना, पेड़ पौधा जो होता है अचानक बहुत बड़ा नहीं हो जाता है, धीरे धीरे समय लगता है उसे बढ़ने में, तो ये सब मंद परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। वांछनीय परिवर्तन और अवांछनीय परिवर्तन, यह तो हो गया समय के आधार पर, समय के आधार पर, और यह जो हो गया इच्छा के आधार पर, इच्छा के आधार पर। चूँकि यदि हमारी इच्छा जिस परिवर्तन को कराने की होती है या हमें फायदा होता है तो उसे वांछनीय परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध से दही बनना, तो हम चाहते हैं कि दूध से दही बन जाए, क्योंकि दही भी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। दही बहुत जगह पर ज़रूरत होता है खाने में, तो दूध से दही बनना वांछनीय परिवर्तन होता है। लेकिन दूध का फटना, दूध फट जाता है तो खाने लायक नहीं रहता है, तो अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद
और भी कुछ परिवर्तन ले लेते हैं, जैसे बारिश होना यह अवांछनीय परिवर्तन है। हम चाहते हैं कि बारिश हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और बाढ़ आ जाए तो अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को जानेंगे आगे, पहले इसको देख लेते हैं। समय के आधार पर तीव्र परिवर्तन, जिस परिवर्तन को होने में कम समय लगता है उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। अब मंद परिवर्तन, जिस परिवर्तन को होने में अधिक समय लगता है उसे मंद परिवर्तन कहा जाता है। जैसे माचिस की तीली का जलना तीव्र परिवर्तन हो गया, गिलास का टूटना, बल्ब का जलना, ये तीव्र परिवर्तन हो गया। अब मंद परिवर्तन जो होगा, जैसे फल का पकना, तो फल धीरे धीरे पकता है कई दिनों में, तो यह मंद हो जाएगा। नाखून तथा बालों का बढ़ना, यह भी धीरे धीरे होता है प्रक्रिया, तो मंद परिवर्तन कहलाएगा। पौधे का बढ़ना, यह भी धीरे धीरे होता है, तो यह मंद परिवर्तन कहलाएगा। इच्छा के आधार पर या और भी कुछ कह सकते हैं। मेन है वांछनीय और अवांछनीय। वांछनीय का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, हम चाहते हैं कि वह परिवर्तन हो, वह परिवर्तन जो हम चाहते हैं कि हो। जैसे दूध का दही बनना, हम चाहते हैं कि दूध से दही बने। फलों का पकना, यह भी चाहते हैं कि फल पक जाए तभी तो हम खा पाएंगे, यह वांछनीय के अंतर्गत आता है। लेकिन हम जो चाहते हैं कि नहीं हो और वह भी हो जाता है, ऐसे परिवर्तन जिसे हम चाहते हैं कि वह नहीं हो लेकिन हो जाता है, अवांछनीय परिवर्तन कहा जाता है। जैसे फलों का सड़ना, तो हम नहीं चाहते हैं, कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि फल सड़े, क्योंकि सड़ने के बाद बेकार हो जाता है। लोहे में जंग लगना, लोहे का कोई पदार्थ हम यदि अपनी मकान में लगाते हैं या घरों में, तो वह जंग लग के ख़राब हो जाता है। तो ये हम चाहते नहीं हैं कि लोहे में जंग लगे, लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है, यह होकर ही रहेगा, तो लोहे में जंग लगता ही है। तो इसे अवांछनीय के अंतर्गत रखा जाता है कि अवांछनीय है, हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। भूकंप का आना, भूकंप नहीं चाहते हैं कि हो, लेकिन भूकंप आने के बाद उथल पुथल हो जाता है, बहुत सारी मकानें ढह जाती है, तो यह अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है। दूध का फटना, दूध फटने के बाद भी बेकार हो जाता है, तो यह अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है। अब अवस्था के आधार पर, यानी अवस्था परिवर्तन होने के आधार पर बांटा गया है। जैसे कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, जैसे कुछ पदार्थों की अवस्था में हुए परिवर्तन के बाद उन्हें पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे बर्फ़ का पिघलना, यदि बर्फ़ जमा हुआ है तो उसे पिघलाएंगे तो पानी बनेगा, और पुनः पानी को हम ठंडा करेंगे फ्रिज में तो पुनः वो बर्फ़ बन जाएगा। तो इस प्रकार ये बर्फ़ और पानी बदलते रहेगा एक दूसरे के रूप में, अवस्था इसका बदलता रहेगा, बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ को बनाया जा सकता है, तो यह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। गोबर से गोईठा या उपला बनाना, गोईठा जो होता है उपला होता है, पहले यही हमारे खाना बनाने का मुख्य स्रोत हुआ करता था, गोईठा या उपला, जो गाय के या भैंस के गोबर से बनता है, और उसे चूल्हे में डालकर जलाया जाता था और हमारे खाना बनता था। तो गोबर से यदि हम गोईठा बनाएंगे, सुखाकर गोबर को गोल गोल बना दिया जाता है ऐसे, और इसे सुखा दिया जाता है, फिर चूल्हे में डाला जाता है, तो पुनः इस गोईठा को पानी डालकर और गीला करके गोबर बनाया जा सकता है। तो यह जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब रासायनिक परिवर्तन, कुछ परिवर्तनों की अवस्था में हुए परिवर्तन के बाद उन्हें पुनः पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध से दही बनना, अगर दूध से दही बन गया तो यह पहले की अवस्था है और यह बाद की अवस्था है। अब ये बाद वाली अवस्था जो दही है, पुनः दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। चावल से भात बनाना, चावल डालते हैं और चावल से चूँकि भात बन जाता है जो हम खाते हैं, भात से पुनः चावल नहीं बनाया जा सकता है। चावल का मतलब हुआ जो धान से निकला हुआ कच्चा चावल होता है उसे चावल, और भात का मतलब जो हम पकने के बाद खाते हैं। तो चावल से यदि भात बन जाएगा तो पुनः भात से चावल नहीं बनाया जा सकता है। अब जानेंगे यह जो परिवर्तन है इसको लिखना है कि इस परिवर्तन को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं। तो दूध से दही यदि जमता है तो पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं। अगर लाया जा सकता है तो लिखेंगे हाँ, और नहीं लाया जा सकता है तो लिखेंगे नहीं। तो दूध से दही बना, तो क्या दही से दूध बन सकता है? तो नहीं, नहीं बन सकता है, पूर्व अवस्था में यह नहीं आ सकता है। तो यदि नहीं आएगा तो इसे कहा जाएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। ठंडे दूध से गर्म दूध, यदि ठंडा दूध से गर्म दूध करेंगे तो पुनः गर्म दूध से ठंडा दूध किया जा सकता है, तो पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, लिख देंगे हाँ। अगर ऐसा होगा तो इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा।
भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन जो ऊपर लिखा हुआ है इस चिन्ह का मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ भी। दूध से पनीर, यदि दूध से पनीर हो बन जाएगा तो क्या पनीर से दूध बनाया जा सकता है? तो यह नहीं हो सकता है, यह पूर्वावस्था में नहीं जा सकता है। तो यह क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद चावल से भात, तो चावल से यदि भात बन जाएगा तो पुनः भात से चावल नहीं बन सकता है, तो लिखेंगे कि पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो यह भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। कली से फूल, यदि कली से फूल बन गया तो पुनः फूल से कली नहीं बन सकता है, तो यह भी लिख देंगे नहीं, और यह भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। गोबर से गोईठा, या इसे कांडा भी कहा जाता है या उपला भी कहा जाता है, तो गोबर से यदि गोईठा बन जाएगा तो गोईठा को पुनः भिगाकर गोबर बनाया जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है कि पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, हाँ, और यह हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, तो आइसक्रीम जो होता है, आइस मतलब होता है बर्फ और क्रीम मतलब मलाई, जो दूध से निकलता है मलाई, तो दोनों को मिला देंगे बर्फ और मलाई को, तो मलाई बर्फ यानी आइसक्रीम हो जाएगा। आइसक्रीम जो होता है वह जमाने के बाद बनता है, आइसक्रीम पिघलाएंगे तो यह पानी जैसा हो जाएगा और पुनः जमाएंगे तो जम जाएगा, अर्थात इसको पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, हाँ, तो यह भी हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। कच्चे मिट्टी का गिलास बनाना, यदि कच्चे मिट्टी का गिलास बना है तो पुनः इस गिलास को भिगाकर पानी में मिट्टी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर पक जाएगा तो वह नहीं बन जाएगा। तो यदि कच्चा है तो पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, हाँ, यह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। मिट्टी से ईंट का बनना, यदि मिट्टी से ईंट बन गया अर्थात पक गया तो उन्हें पुनः ईंट से मिट्टी नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे कहा जाता है कि पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब गीले कपड़े से सूखे कपड़े, यदि गीले कपड़े हैं यदि सुखाएंगे तो पुनः इस सूखे कपड़े को गीला किया जा सकता है, यानी भिगाया जा सकता है, तो इस परिवर्तन को पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, तो इसे लिखेंगे कि हाँ, पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, और यह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, यह प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जाता है। रबड़ को खींचना एवं छोड़ना, तो रबड़ को यदि हम खींचेंगे और पुनः छोड़ेंगे तो वह पूर्वावस्था में आ सकता है, तो इसे लिखेंगे हाँ, पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, और यह भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, यदि अंडे को उबाल देंगे तो पुनः कच्चा नहीं बनाया जा सकता है, तो पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो इसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। आलू को काटकर टुकड़े में बदलना, यदि आलू को काटकर छोटा टुकड़ा बनाया जाएगा तो पुनः उसे साबुत आलू नहीं बनाया जा सकता है, बड़ा आलू, तो इसे लिखेंगे नहीं, तो इस प्रकार से यह रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। गर्म पानी को ठंडा करना, यदि गर्म पानी को ठंडा करेंगे तो पुनः उसे गर्म किया जा सकता है, तो इसे लिखेंगे पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, तो यह कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। लकड़ी के टुकड़े चीरना, यदि लकड़ी के टुकड़े को चीर दिया जाएगा तो पुनः उसे जोड़ा नहीं जा सकता है, तो यह कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। वैसे लकड़ी को फेविकोल से चिपका सकते हैं, लेकिन पुनः जिस अवस्था में था उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, इसीलिए इसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। नमक का जल में घुलना, यदि नमक जल में घुला हुआ है तो पुनः, यदि जल में नमक घुला हुआ है, ये जल है इसमें नमक घुला हुआ है, इसको गर्म करके और पुनः पानी को वाष्प में बदल देंगे और पुनः नमक को बाहर किया जा सकता है, तो ऐसे परिवर्तन, नमक या चीनी जल में घुला हुआ है तो इसे पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, यानी नमक को बाहर निकाला जा सकता है, तो हाँ, और यह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। दूध का दही बनना, यदि दूध से दही बन जाएगा तो दही से दूध नहीं बनेगा, तो इसे लिखेंगे पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है, और यह रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। फूल का खिलना, फूल यदि बन जाएगा तो पुनः
उसे कली में नहीं ले जा सकता। यह ऊपर भी देख चुके हैं, कली से फूल बनना, कली से फूल बन गया तो नहीं ले जा सकता। पेड़ से पत्ते गिरना, यदि पेड़ से पत्ता गिर गया तो पुनः पत्ती को पेड़ पर नहीं लगाया जा सकता है। तो यह कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती यदि जल जाएगा तो पुनः वह मोमबत्ती नहीं बन सकता है, ऊपर वायु बन जाएगा। तो इस प्रकार से यह मोमबत्ती का जलना पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है और यह रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। लेकिन वहीं यदि मोमबत्ती पिघल जाता है, यदि गर्म करेंगे तो वह जलता नहीं है, पानी जैसा हो जाएगा और पुनः उन्हें जमा कर मोमबत्ती बनाया जा सकता है। अर्थात मोमबत्ती का पिघलना पूर्वावस्था में लाया जा सकता है और इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन, तो यही समझना है कि कोई पदार्थ यदि जल जाएगा तो वह रासायनिक हो जाएगा और पिघलेगा तो भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ जो होता है पिघलेगा तो पानी बनेगा और पुनः पानी को जमा कर बर्फ बनाया जा सकता है। इस प्रकार से वह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे घी का पिघलना, घी जलता भी है और पिघलता भी है। तो यदि घी जलेगा तो हो जाएगा रासायनिक और घी पिघलेगा तो यह हो जाएगा भौतिक। अब जानेंगे कि पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है वह कैसे होता है। जैसे ये ठोस हो गया, हम जानते हैं ये ठोस, और ये होता है द्रव, और ये हो जाएगा गैस। 3 अवस्थाओं के बारे में आप जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। ठोस जो होता है वो कड़ा होता है, जैसे लकड़ी, लोहा, ये सब ठोस हो गया। द्रव का मतलब पानी जैसा, तो पानी, तेल, दूध ये द्रव कहलाता है। गैस मतलब हवा में जो भी गैस है यह गैस कहलाएगा। तो कैसे ये कभी कभी देखते हैं कि पानी जो होता है ठोस बन जाता है और द्रव और कभी गैस भी बन जाता है। तो ये कैसे होता है। तो यदि पानी जो है, बर्फ यदि ठोस अवस्था में है तो द्रव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको गर्म किया जाता है। गर्म करेंगे तो यह ठोस द्रव में बदल जाएगा। पुनः यदि द्रव से यानी जल से बर्फ बनाना है तो इसे क्या करेंगे, हम ठंडा करेंगे। ठंडा, यह जो तीर बता रहा है यह ठोस गर्म होकर द्रव बनेगा, यानी कि ये ले लेते हैं बर्फ, इसे बर्फ कहा जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो हो जाएगा पानी। तो इसे बर्फ को यदि गर्म करेंगे तो पानी बनेगा। अब पुनः पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा। ठीक उसी प्रकार से पानी को और ज़्यादा यदि गर्म करेंगे, पानी को और यदि ज़्यादा गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा वाष्प। वाष्प बन जाएगा जो गैसीय अवस्था में हवा में होता है। और यही वाष्प जो होता है बारिश के रूप में नीचे गिरता है। और पुनः वाष्प को यदि ठंडा करेंगे तो यह बन जाएगा पानी। और पानी को और ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। इसी प्रकार से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। तो ये हो गया ठोस, द्रव, गैस। इसी प्रकार से ये द्रव जो हो गया, गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा और पुनः गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगा। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसी प्रकार से दुनिया की कोई भी जो वस्तु है ठोस रूप में है तो गर्म करेंगे तो द्रव, और गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। यहाँ तक कि लोहा को भी यदि गर्म किया जाता है तो द्रव अवस्था में आ जाता है, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो गैस अवस्था में उड़ जाता है लोहा। अब दुनिया के प्रत्येक वस्तु को तीनों अवस्थाओं में लाया जा सकता है, लेकिन हम पत्थर को ठोस कहते हैं और पानी को द्रव क्यों कहते हैं, क्योंकि जबकि द्रव को भी, पानी को भी ठोस अवस्था में लाया जा सकता है और गैस अवस्था में लाया जा सकता है, और पत्थर को भी द्रव अवस्था में लाया जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जिस ताप पर हम रहते हैं, जिस तापमान पर हम धरती पर रहते हैं, वह होता है लगभग हमारे पास जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इतने तापमान में जो जिस अवस्था में रहता है उसे वही कहा जाता है। जैसे लोहा जो होता है इतने तापमान में, इतने गर्मी में ठोस अवस्था में पाया जाता है, और पानी इस अवस्था में द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए पानी को द्रव और लोहा, पत्थर, लकड़ी को ठोस कहा जाता है। लेकिन इसको भी द्रव अवस्था में लाया जा सकता है। कैसे, तो गर्म करके, किसी भी वस्तु को गर्म करके लाया जा सकता है। अब एक चीज़ तो देख लिए हम कि यहाँ पर किसी भी पदार्थ को ठोस रूप में गर्म करेंगे तो द्रव रूप में,
और पुनः गर्म करेंगे तो गैस रूप में बन जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिसको ठोस रूप में रहता है और गर्म करेंगे तो डायरेक्ट गैस रूप में चला जाता है, ये द्रव के रूप में नहीं आता है। जैसे कपूर हो गया, इसको गर्म करेंगे यदि हम तो डायरेक्ट यह गैस बन जाता है, यह द्रव अवस्था में नहीं जाता है। और पुनः गैसीय अवस्था को इसको ठंडा करेंगे तो डायरेक्ट यह कपूर ठोस अवस्था में चला जाता है, यह ठोस अवस्था और यह गैस अवस्था। इसी प्रकार से एक और है नौसादर। नौसादर जो है यह नमक का एक प्रकार है, नमकीन होता है नौसादर। अमोनियम क्लोराइड होता है, नौसादर को कहा जाता है, आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे। इसे भी नौसादर को भी यदि ठोस अवस्था में रहता है गर्म करेंगे तो गैसीय अवस्था में डायरेक्ट हो जाता है, द्रव की अवस्था में नहीं जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। 9th क्लास में इसको आपको जानना है। अब ये देखना है कि प्रसार एवं संकुचन क्या है। तो किसी भी ठोस वस्तु को गर्म करके जब द्रव अवस्था में लाते हैं और गर्म करेंगे तो गैस अवस्था में, तो उस स्थिति में उस वस्तु का, पदार्थ का प्रसार होता है। किसी भी वस्तु को यदि गर्म करेंगे तो क्या होगा, फैलेगा, तो फैलना को कहा जाता है प्रसार। और सिकुड़ता है तो उसे कहा जाता है संकुचन। किसी भी पदार्थ को यदि हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, संकुचित होगा, सिकुड़ता है। जैसे ठंड के मौसम में हमारे हाथ भी सिकुड़ जाते हैं, तो किसी भी वस्तु को ठंडा करने पर संकुचन होता है और गर्म करने पर प्रसार होता है। अब जानेंगे जल का वाष्पन एवं संघनन। तो जल हम जानते हैं कि द्रव अवस्था में पाया जाता है जल। तो द्रव अवस्था में जब जल पाया जाता है, इसे गर्म करेंगे तो यह क्या बनेगा, वाष्प। और वाष्प कैसा होता है, गैस के रूप में पाया जाता है, ऊपर वायु में चला जाता है, मिल जाता है। और पुनः इस वाष्प को यदि ठंडा करेंगे तो यह बनेगा द्रव। तो जब द्रव से वाष्प बनता है तो इसे कहा जाता है वाष्पन कहा जाता है। और जब वाष्प से ठंडा होकर द्रव बनता है तो इसे संघनन कहा जाता है। तो जैसे बारिश जो होता है ये हो गया ज़मीन, और इस पे मान लेते हैं कि कोई गड्ढे में पानी है, या पेड़ों से भी वाष्प के रूप में पानी ऊपर उठता है। तो ऊपर जैसे ही जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर उड़कर चला गया वाष्प, तो यहाँ पर जैसे ही जाता है तो ऊपर में जो तापमान होता है, गर्मी बहुत कम होता है। तो ऊपर जाने के बाद ये वाष्प जो होता है ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है, और वहीं पानी की बूंदें बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है। अर्थात हमारा जो बारिश होता है वह संघनन के द्वारा होता है। और वाष्पन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वाष्प ही नहीं बनेगा तो उसका संघनन कैसे होगा। तो इसीलिए पेड़ पौधा भी लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ों द्वारा वाष्पन होता है, और नदियों तालाबों के पानी भी वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है गर्म होकर। गर्मी के मौसम में ज़्यादा वाष्पन होता है। देखते हैं कि गर्मी के मौसम में नदी तालाब जल्दी से जल्दी सूखते हैं, उस समय वाष्पन तेज़ी से होता है। और यह जो वाष्प ऊपर जाता है इसे कहा जाता है जल वाष्प। जल जब वाष्प के रूप में बदल जाता है तो इसे जल वाष्प कहा जाता है।